जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे एग्जाम टारगेट पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के अब तक के सबसे सटीक और 100% रियल प्रश्नों का पोस्टमार्टम। अगर आपका एग्जाम कल या आने वाले दिनों में है तो आप बहुत लकी हैं कि आप इस वीडियो में आए हैं। चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो, नाटो सम्मेलन हो या फिर गतिज ऊर्जा का न्यूमेरिकल, हर प्रश्न का निचोड़ आपको यही मिलेगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम आपके 5 से 6 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा था जीएसीएल का पूर्ण रूप क्या है। आपसे पूछा कि जीएसीएल का पूर्ण रूप क्या है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन लिंकेज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीएसीएल का उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पाद और आपूर्ति श्रृंखला के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह भारत की ग्रीन एनर्जी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण शून्य होता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भारत में हुई 2023 में हुई। हाइड्रोजन का कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपके। तो हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता है वो हेनरी कैवेंडिश है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था। आपसे पूछा था कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में हुआ था। नाटो का 2025 का शिखर सम्मेलन 24 से 26 जून को नीदरलैंड्स में हुआ था। नाटो का पूरा नाम क्या है, तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम है। वर्तमान में नाटो में कुल सदस्य देश हैं, 32 सदस्य देश हैं। स्वीडन और फिनलैंड नए जुड़े हैं। बात यहां हो रही नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो की स्थापना जो हुई थी वह 1949 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये सब पॉइंट जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं वह एग्जाम के दृष्टि से आने वाले सेटों के लिए महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सिंधु जल समझौता कब हुआ था। आपसे पूछा था कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 19 सितंबर 1960 को हुआ था। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे को लेकर हुआ था। इस समय भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। क्या हुआ था इसमें, तो पूर्वी नदियां भारत का अधिकार रावी ब्यास सतलुज पर, और पश्चिमी नदियां पाकिस्तान का अधिकार सिंधु झेलम चिनाब पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा था आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा था वह पूछा था मार्च 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के टफ सीजन में किसने भाग लिया था। टफ सीजन में किसने भाग लिया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमेनुअल मैक्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह बैठक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा में रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए वेरीफाइड डिजिटल यूपीआई हैंडल किसने पेश किया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। राइट आंसर जो इस प्रश्न का था वो था ऑप्शन डी सेबी। सेबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेबी का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, चलिए पढ़ लेते हैं। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके पीछे उद्देश्य जो है इसके स्थापना का शेयर बाजार में निवेशकों को फर्जी एप्स और स्कैम से बचाना। सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो तुहिन कांत पांडे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है खेल मंत्रालय ने जून 2025 में राष्ट्रीय शिविर में वरिष्ठ पुरुष व महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जून 2025 में ओपीए जिसे बोलते हैं आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस कितना तय किया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25,000 प्रतिमाह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी खेल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने जून 2025 में वरिष्ठ पुरुष और महिला के खिलाड़ियों के लिए ओपीए यानी राशि में संशोधन किया। यह भत्ता खिलाड़ियों के दैनिक खर्च, पोषण, व्यक्तिगत आवश्यकताओं आदि को पूरा करने के लिए दिया जाता है। पहले यह राशि कम थी, जिसे बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया गया ताकि खिलाड़ियों का आर्थिक बोझ कम हो सके।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है। आपसे पूछा कि भारत में लोकपाल का आदर्श वाक्य क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका अर्थ है किसी के धन का लोभ मत करो, या इस ईशा वासुपनिषद से लिया गया है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल का लोगो किसने तैयार किया, तो लोकपाल का लोगो जो डिजाइन किया था वो प्रशांत मिश्रा प्रयागराज के इन्होंने डिजाइन किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा याला हिमनद किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि याला ग्लेशियर जो है, याला हिमनद या किस देश में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर नेपाल के जो है लांगटांग क्षेत्र में स्थित है। या हिमालय ग्लेशियर है जिस पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तेजी से देखा जा रहा है। यह क्षेत्र नेपाल की लॉन्गटांग नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में इसे तेजी से पिघलने वाली ग्लेशियरों में गिना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अगस्त 2025 में भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट AMCA अनावरण किसने किया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है। इसका विकास DRDO और HAL द्वारा किया जा रहा है। इसका अनावरण घोषणा संबंधी कार्यक्रम अगस्त 2025 में राजनाथ सिंह द्वारा किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मार्च 2025 में म्यांमार भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया। आपसे पूछा है कि मार्च 2025 में म्यांमार भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्रह्मा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद भारत ने मदद के लिए यह ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा या भी तीव्रता भी ध्यान के एग्जाम में पूछ सकता है। भारत ने राहत सामग्री, दवाइयां और NDRF की टीम भेजी थी। भारत हमेशा पड़ोसी प्रथम की नीति का पालन करता है। ऑपरेशन दोस्त अब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया भूकंप के लिए चलाया था। 2023 में ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाना चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान संघर्ष के लिए शामिल था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मई 2025 में लॉन्च की गई भारत की उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत फोरकास्ट सिस्टम BFS। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 में भारत ने अपनी नई मौसम भविष्यवाणी प्रणाली BFS लॉन्च की। इसे IITM पुणे यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रणाली 6 किलोमीटर गुणे 6 किलोमीटर की ग्रिड रेजोल्यूशन पर काम करती है। पहले 12 किलोमीटर था, जिसने भविष्यवाणी अब दुगनी सटीक होगी। उद्देश्य क्या इसके पीछे, पंचायत और ग्रामीण स्तर तक सटीक मौसम की जानकारी देना। किसने अपनाया, तो भारतीय मौसम विभाग ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग में कितनी गिरावट आई है, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 पायदान। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की रैंकिंग जो थी पिछले साल 63वीं थी और 2025 में गिरकर 71वीं हो गई, यानी कुल 8 पायदान की गिरावट हुई, 73 से 71वीं हो गई। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। प्रथम स्थान पर कौन था, तो प्रथम स्थान पर स्वीडन था। WEF का मुख्यालय क्या है, तो WEF का मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए PM मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई। आपसे पूछा है कि सितंबर 2025 में बिहार में सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए PM मोदी द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन देना है। यह बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल है। जीविका मिशन बिहार सरकार की एक बहुत सफल परियोजना है। यह विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। सॉरी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है
सिक्योरिंग अवर फ्यूचर समिट नामक शिखर सम्मेलन 2 मार्च 2025 को कहां आयोजित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लंदन, यूनाइटेड किंगडम ने। इस समिट का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन में शांति और सुरक्षा पर चर्चा करना था। इसमें दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने भाग लिया था। यूके के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कीर स्टारमर हैं। थीम क्या है? वैश्विक सुरक्षा और भविष्य। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है IRDAI द्वारा भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी के रूप में किस कंपनी को मंजूरी दी गई है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हाँ, IRDAI के बारे में ध्यान रखिए। IRDAI का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जो है वह हैदराबाद में। अध्यक्ष जो इसके हैं वर्तमान समय देबाशीष पांडा हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? आपसे पूछा कि 2025 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला सीतारमण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन का लेखा जोखा होता है। तैयार कौन करता है? तो तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर के नेतृत्व में। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया था। बजट 2025 जो है 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? आपसे पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैनिक सिनर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इटली के जैनिक सिनर ने फाइनल में अलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया। यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है जो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन। महिला एकल विजेता कौन थी? तो महिला एकल की जो विजेता थी वो आरेना सर्बालेंका थी। बाकी जो ग्रैंड स्लैम होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन होता है साल के शुरू में, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन और साल के अंत में यूएस ओपन होता है। सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपसे पूछा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। NaSCO3 या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उपयोग केक, ब्रेड फुलाने की तरह पेट की अम्लता को कम करने और सफाई में भी किया जाता है। गर्म करने पर यह CO2 गैस छोड़ता है जिससे केक वगैरह फूल जाते हैं। यह एक हल्का क्षारीय पदार्थ है। बेकिंग सोडा इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCO3। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? आपसे पूछा है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 ग्राम प्रति मोल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वह C6H12O6 होता है। इसका आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान जोड़ते हैं। जैसे CHO, इसको सॉल्व करेंगे तो तीनों को जोड़ेंगे जब 12, 72, 12 और 96 तो क्या आएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो कुल आएगा 180 ग्राम प्रति मोल। ग्लूकोज शरीर का त्वरित ऊर्जा स्रोत है और रक्त में ब्लड शुगर के रूप में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपसे पूछा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी, सीधा और छोटा होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है इसलिए इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर या रियर व्यू मिरर में भी किया जाता है। यह हमेशा वस्तु से छोटा चित्र बनाता है। दाढ़ी बनाने वाला भी दर्पण जो होता है उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक का दर्पण में भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सभी एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से कौन सा रोग होता है? आपसे पूछा है कि वयस्कों में वृद्धि
प्रति हार्मोन के अत्यधिक स्त्राव से कौन सा रोग होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एग्रोमेगोली इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वयस्क अवस्था में पिट्यूटरी ग्रंथि से ज्यादा जीएच ग्रोथ हार्मोन्स निकलने पर हड्डियां खासकर चेहरे हाथ पैर की असमान रूप से चौड़ी हो जाती, इसे भीमकायता से अलग माना जाता है जो बचपन में होता है। भीमकायता बच्चों में होती है, एग्रोमेगोली वयस्कों में होती है। बाकी विकल्पों की चलिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एग्जाम के दृष्टि से। एक क्वेश्चन पूछता है मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है, तो मास्टर ग्रंथि जो होती है पीयूष ग्रंथि होती है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर यानी कि घेंगा रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा 2025 का लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला। आपसे पूछा है कि 2025 का लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिमोन बाइल्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सिमोन बाइल्स। सिमोन बाइल्स अमेरिका की महान जिम्नास्ट हैं। उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार जीता है। लॉरियंस अवार्ड्स को खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुपरावर्तन के, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर हृदय की धड़कन सुनने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा कि मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से क्या प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहद और मोम। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में ग्रुप डी के पूछता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। शहद ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है और इसमें फैक्टोज शर्करा होती है। मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। रेशम पालन से संबंधित क्या है, तो रेशम पालन से संबंधित सेरीकल्चर होता है। मछली पालन पीसी कल्चर में होता है और अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाता है। तीनों ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, या देखिएगा आगे वाले सेटों में पूछेगा आपसे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है या पूछा है यदि कोई वाहन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और उसे तुरंत रोकना हो तो किस वाहन में ब्रेक सबसे तेज काम करेगा, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइकिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होगा उसका जड़त्व और संवेग भी सबसे कम होगा। साइकिल सबसे हल्की है इसलिए इसे रोकने के लिए सबसे कम बल और समय लगेगा। ट्रक और बस भारी होने के कारण रुकने में ज्यादा दूरी और समय लगेगा। संवेग बराबर होता क्या, तो संवेग बराबर होता है वह होता है द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर m इंटू बी। न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान समान रहता है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान समान रहता है और उसका वेग पहले से 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है। अगर वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो क्या वर्क करने पर, वेग को 4 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा 4 गुणे b², यानी कि वर्क करने पर क्या हो जाएगा 16, इसलिए ऊर्जा 16 गुना बढ़ जाएगी। ऊर्जा जो है 16 गुना बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन एस्को के लिए की जाती है। आपसे पूछा है कि रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन एस्को के लिए की जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फाइड एस्क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भर्जन जो है सल्फाइड एस्को की वायु की उपस्थिति में गर्म करना होता है। निस्तापन क्या है, तो निस्तापन जो है कार्बोनेट एस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरेनकाइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पेरेनकाइमा। सरल ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं जैसे पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल ऊतक क्या है, तो जटिल ऊतक जो है जाइलम और फ्लोएम है, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने। रक्त जो है ब्लड या एक तरल संयोजी ऊतक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है, बताइए
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान वृत्तीय गति कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, समान वृत्तीय गति। इसमें चाल समान रहती है लेकिन दिशा लगातार बदलती रहती है, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता रहता है। इसमें अब केंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा है किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों युग्मकों की क्या आवश्यकता होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिक जनन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, लैंगिक जनन। इसमें नर युग्मक का शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन होता है, इसमें युग्मजनन बनता है, युग्मजनन बनता है। तो ये रहे आपके पूछे गए 2 दिसंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था। आपसे पूछा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो कैसा लगा या भी जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत और सटीक कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और रेलवे एग्जाम टारगेट को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि अगली शिफ्ट का एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने मां बाप का सपना पूरा करते रहिए। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।